कश्मीर अब बदल रहा है। वादी में अब अलहदगी पसंदों के अहलखाना और रिश्तेदार भी उनके नजरिए को मुस्तरद कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबराह शबीर शाह की बेटी समा शबीर शाह ने कहा कि उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं और ना ही वो इस पार्टी के नजरिए की हिमायत करती है। एक अखबार में दिए गए इश्तिहार में शबीर शाह की बेटी ने कहा कि अगर किसी शख्स ने उनका नाम इस पार्टी से जोड़ने की कोशिश की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की वफादार शहरी हैं और वो किसी ऐसी तंजीम या शख्स से मुंसलिक नहीं है जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। और उधर सईद अली शाह गिलानी की नवासी रूवा अल्ताफ शाह ने भी एक अवामी इश्तिहार के जरिए कहा कि उनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत गिलानी कर रहे थे। उनका कहना है कि वो हुर्रियत के नजरिए से कोई ताल्लुक या हमदर्दी नहीं रखती हैं। उनका कहना है कि उन्हें हुर्रियत से जोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वफादार हिंदुस्तानी शहरी हैं और उनका किसी ऐसी एसोसिएशन या तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका भारत मुखालिफ एजेंडा हो। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर कुविंद्र गुप्ता ने इसे एक मुस्बत अलामत करार दिया है कि अलहदगी पसंद रहनुमाओं के करीबी रिश्तेदारों ने अलहदगी पसंदी की खुलेआम मजम्मत की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस अमल से कश्मीर की तमाम सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वादी और अलहदगी पसंद क़ुव्वतों समेत लोगों के जहनों में भी बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है। समय बदला है और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार की विल रही केंद्रीय सरकार की, तो स्वाभाविक बात है कि आज लोगों ने नेतृत्व को समझा है, जाना है और उसका जो बदलाव है वो देखा है। जो राजनीतिक पार्टियां भी कश्मीर में रही, हमेशा से गुमराह करती रही, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को ख़राब करते रहे। जहाँ तक शबीर शाह, अली शाह गिलानी जैसे लोग थे, ये पाकिस्तान के इशारों पर पैसा लेकर के काम करते थे। आज जब सरकार ने एक्शन लिया है कि बहुत से सेपरेटिस्ट के साथ जिनके संबंध थे उनको भी नौकरी से निकाला है, तो स्वाभाविक बात है कि आज आतंकवाद के साथ उन लीडर्स के साथ कोई अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, उनके परिवार के लोग इवन। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, समझना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी पहले जो बच्चे पैदा हुए 35 साल से, उन्होंने यही सुना हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पाकिस्तान के झंडे देखे। स्वाभाविक बात है कि जो नौजवानों के, बच्चों के दिलों पर उन चीज़ों का असर होता है। आज वही बदलाव जो किया है वो 5 सालों में नजर आने लगा। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाह का बयान बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती ने कहा कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से पहले ही हुकूक छीन लिए गए हैं। अब अमित शाह चाहते हैं कि उनकी मंजूर नज़र ए और बी टीम के नुमाइंदे ही पार्लियामेंट जाएं ताकि उनकी ही ख्वाहिशात के मुताबिक पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी हो। महबूबा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ वोट की ताकत है और अब अमित शाह धांधली के जरिए इस ताकत को खत्म करना चाहते हैं, तो मुल्क के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। न्यूज़ 18 राइजिंग समिट में होम मिनिस्टर का बयान आया कि कश्मीर में अगर किसी को भी वोट दिया तो बात ही नहीं होगी यहाँ, लेकिन 3 पार्टी को वोट ना दिया जाए जिन्होंने खानदानी राज को तकवीत दी। आमिर साहब, ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख़्ख़ुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उनको ख़त्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों के तादाद में नौजवान जेलों में बंद है मुल्क के। हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से मतलब तमाम ज्यादतियाँ की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। उन्होंने यहाँ की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए पीडीपी को ख़त्म कर दिया। पीडीपी किसे
लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है जी। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी उसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा, इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा। कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाही कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये। डीपीएपी के तर्जुमान मोहम्मद सलीम परे ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब पूरी तरह मायूस है। परे ने सवाल किया कि वो ए, पी और सी टीम किसको बुला रही हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके वालिद थे जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में वज़ीर-ए-आला बने थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो आज का स्टेटमेंट है, मैं इसको ये देखता हूँ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने आज रिगिंग की बात की। वो किस रिगिंग की बात कर रही है? 1987 की अगर बात करती है, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी कहा, आज मुझे नहीं लगता कि आज कोई रिगिंग का कोई मामला हो सकता है। आज ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, उसका जवाब या तो अमित शाह दे सकता है या बीजेपी दे सकती है। लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ, वो किन टीमों की बात कर रही है? चीफ मिनिस्टर आपके वालिद साहब बीजेपी के साथ रहे, फिर चीफ मिनिस्टर आप रही। आपका नारा था कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मसला हल कर सकता है वो नरेंद्र मोदी साहब है। तो अगर टीमों की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये कम से कम इकरार करना चाहिए आज कि बीजेपी को लाने वाली पीडीपी, आरएसएस को जम्मू कश्मीर में लाने वाली पीडीपी, या अगर आप इससे पहले की बात करें, सियासी जन्म लेने वाले उमर साहब हैं बीजेपी में जब वो मंत्री थे। इन बातों पे महबूबा जी को बात करनी चाहिए। असल में यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर मैं महबूबा जी की बात करूँगा, इनके पाँव तले ज़मीन खिसक। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान दुरुस्त है। ठाकुर ने कहा कि अब्दुल्ला ने 80s में इलेक्शन धांधली की, उन्होंने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया और यासीन मलिक बनाया। ठाकुर ने कहा कि पीडीपी ने पैलेट जैसी ताकतों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल महबूबा खौफजदा है, क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट फीसद रिकॉर्ड होगा और इसी वजह से महबूबा अदम तवाजुन का शिकार है। देखिए, जहाँ इलेक्शन की बात है और महबूबा जी रिगिंग की बात करी, मुझे लगता है हार वो मान चुकी है बहुत पहले, जब पीएचडी टूट गया और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसने पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक एनजीओ, उन्होंने माना है कि अब वो इलेक्शन के लायक भी नहीं है। अब जहां तक अमित शाह जी की स्टेटमेंट को, जो कल उन्होंने न्यूज 18 नेटवर्क पे राइजिंग उस इंडिया में कहा रहे, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो। अब्दुल्लाज ने 80s की दहाई में किसको जिताना है, किसको हराना, ये उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर दिया। और वही उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यूसुफ से सलाहुद्दीन किसको बनाना है, यासीन मलिक किसको बनाना है, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। उसके बाद 2016 आती देखिए, जब यहाँ महबूबा जी को मौका मिला तो उन्होंने 110 बच्चों को मरवा दिया। हजारों बच्चे अंधे हैं। और जो वो विन हुई थी बाइकाट की वजह से, क्योंकि महबूबा जी को बम, गोलियों, हड़ताल, कैलेंडर, इससे उसको प्यार है। आज जो महबूबा जी और प्रोग्रेस और जो डेवलपमेंट देख रही है, वो समझती है कि लोग बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ वोट डालने के लिए
निकलने वाले हैं और वोट जो है वो डेवलपमेंट को दिया जाएगा, वो अमन को दिया जाएगा। इसलिए महबूबा जी अब इनबैलेंस हो रही है, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसकी इनबैलेंस हो रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, आप अगर देखेंगे पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट कास्ट अगर हुआ वो डीडीसी इलेक्शन में था, वो 2019 के बाद पॉसिबल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रांग किया, पंचायत के इलेक्शन करा के, बीडीसी के इलेक्शन करा के, डीडीसी के इलेक्शन करा के, और वो बिना बाइकाट के लोग निकले। जबकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकाट की कॉल दी थी, तब भी लोग निकले हैं। और यही आहट है कि जो लोगों की आहट है कि इस बार इलेक्शन में भारी तादाद में वोट डालने के लोग निकलेंगे। इसलिए महबूबा जी अब गलत प्रोपेगेंडा, गलत इल्जाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को फलता और फूलता हुआ देख रही है। जम्मू कश्मीर में ग्रासरूट लेवल पे मजबूत कर दिया है। हम बाइकाट विन पे यकीन नहीं रखते हैं, हम हड़तालों और उस पर यकीन नहीं रखते हैं। वोट डालने का हक अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने ही क्वेश्चन उठाया था, जो 70,000 नए वोटर्स बने हैं, जो जिनको पहली बार आज वोट डालने का हक मिला, और जो हक मिला था, तो ये उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाया था। क्या यहां महबूबा एंड फैमिली को ही वोट डालने का हक है? आम लोगों को वोट डालना, और जो 70,000 आपके सामने मिसाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है कि आम लोग जो पहली बार 18+ हुए उनको वोट डालने का हक दिया गया है। और वो सर्विस वोटर्स जिन्होंने 30 साल में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, आज के डेट में उन्होंने भी वोट की रजिस्ट्रेशन की है। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज को बढ़ाती है, और महबूबा जी अपना वही वोट बैंक जो बाइकाट उसका वोट बैंक है उसकी तरफ नजर गाड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से कोई परेशानी नहीं है। उमर ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ उन लोगों से दिक्कत है जो उनकी मुखालफत करते हैं। उमर ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान के साथ इत्तेहाद किया, वो परिवारवाद नहीं। लाल सिंह के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पर उमर ने कहा कि वो इस पर तबसरा नहीं करेंगे। Prime Minister said that he is being abused and said that yesterday Uddhav Thackeray said that Aurangzeb was more. Look, why are you asking me to explain either what the Prime Minister or what Uddhav Thackeray Saab has said? I have nothing to do with that. Why don't you ask me about Jammu and Kashmir or about the National Conference? Why are you asking me about the Prime Minister and Uddhav Thackeray? सर, अमित शाह ने कहा था राइजिंग इंडिया में, न्यूज़ 18 इंडिया के राइजिंग इंडिया में कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टी है, इन पर तेरा मैंने ये पहले भी कहा हुआ है। बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है। और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। सर, सीट को लेकर के क्या चल रहा है सर, क्या बात चल रही है? आपको हमारी सीटों पर क्या परेशानी है ना? आप बाकियों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। हमारे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमारी 3 सीटें जो है 3rd, 4th और 5th फेज में है। अभी बहुत वक्त है ना, अब आप इंतजार करिए। अभी तो हमें ईद मना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशानी है। ठाकुर ने सवाल किया कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया है। ठाकुर ने कहा कि ये लोग आज परेशान हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि बीजेपी को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन लोगों से परेशानी है, उन पार्टियों से परेशानी है जो उनकी मुखालिफत करती हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब को परेशानी जो है वो परेशानी उसको भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई पॉपुलरिटी के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014
और खासकर 2019 के बाद जो पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर प्रोविंस में हासिल किया, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है। और जहां तक परिवारवाद का ताल्लुक है, देखिए चाहे वो गांधी नेहरू फैमिली हो, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो, चाहे मुफ्ती फैमिली हो, 70 साल तक इन्होंने देश पे और जम्मू कश्मीर पे राज किया है। और एक आम आदमी से आप पूछिए 70 साल में उन्होंने लोगों को दिया क्या? बम, ग्रेनेड, गोलियां, पुलिस दागे, बच्चों को अंधा किया, बच्चों को मरवा दिया, हड़तालें दी, कैलेंडर दी। जो आज आप देख रहे हैं कि आज पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जिस तरह से आज कश्मीर में आई है, उससे दिक्कत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विन हुई है वो हमेशा बाइकाट विन हुई है, उसको हम एक्सीडेंटल विन कहते हैं। 20,000 वोट लेके 30,000 वोट के उनका एमपी बन जाता था। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है कि कश्मीर में हालात जो ठीक हो गए हैं और लोग भारी तादाद में यहां वोट डालने के निकलेंगे, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वही पार्टी है जो पार्टी डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया और बाइकाट के जरिए प्रेशर, गोलियां, बम, धमाके, हड़ताल, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देन है कश्मीर को। इसलिए आज जो उमर साहब को आज जो आप देख रहे हैं कि बड़े वायलेंट मोड में उमर साहब आ गई है, ये बेसिकली जो उनके अंदर वायलेंस आई है क्योंकि हड़ताल, पत्थरबाजी, कैलेंडर, दूसरी चीजें यहां बंद हो गई। आज कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति, और कश्मीरी आज वोट डालना चाहता है। आज कोई बाइकाट विन होने वाली नहीं है, आज कोई एक्सीडेंटल विन होने वाली नहीं, इसलिए उमर साहब परेशान है। उधमपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो वहां से माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है चौधरी लाल सिंह को उतारने वाली है, तो ये सीट कितनी टफ रहेगी बीजेपी के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर 2019 का इलेक्शन जीतने वाला है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है, जिन्होंने उधमपुर से कंटेस्ट किया था। और ये सारी पार्टियां मिला के जितने वोट उन्होंने लिए, उससे ज्यादा लीड डॉक्टर साहब ने अकेले ली है। और जहां तक आप चौधरी लाल सिंह की बात कर रहे हैं, देखिए अब जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बार बार कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर पसंद नहीं। खासकर वो लोग जो रैपिस्टों के साथ खड़े हो, वो लोग जब वो रैपिस्टों को मदद कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर के लोग रैपिस्ट की सपोर्ट नहीं करेंगे। जो उधमपुर कोटवा सीट है उससे में कोई मुझे कंटेस्ट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर जितेंद्र साहब पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ इस बार की सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर, कैमरामैन फिरोज के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की बात पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जताई आपत्ति। कहा, प्रतिभा सिंह का बयान पार्टी हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस को खोजे नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, हर बड़े नेता कर रहे हैं चुनाव से किनारा। अयोग्य विधायक राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी। 26 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर नतीजे भुगत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला बड़गाम के हजरपुरा आरी पाथन बीरवा में बिजली के खंभे से गिरने से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक लाइन मैन हलाक हो गया है। पीडीडी लाइन मैन की शिनाख्त 35 साल फारूक अहमद वानी वल्द गुलाम अहमद वानी साकिना आरी पाथन के तौर पर हुई। एचटी लाइन की मरम्मत के दौरान लाइनमैन बिजली के खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए मागाम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया। श्रीनगर अस्पताल में फारूक अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बानिहाल की गुजरबस्ती जबनी बागू में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान मालो असबाब समेत जलकर राख हो गए। इन 2 मंजिला रिहायशी मकानों में 6 कुंबे रिहाइश पजीर थे। तमाम अफराद खित्ते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले गरीब लोग थे।
मुसलसल खुश्क मौसम के बाद श्रीनगर और वादी के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश से अवाम को राहत मिली। इन बारिशों के साथ ही वादी ने नौरोज़ का इस्तकबाल किया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक खराब मौसम 23 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशेंगोई भी की। डॉक्टर मुख्तार ने किसानों को मौसम से बाखबर रहने और एडवाइजरी पर अमल करने का मशवरा भी दिया। के चांसेस हैं, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कुछ एक जगहों के अंदर, गस्टी विंड्स भी थोड़ी सी चल सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे लाइट स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता है स्नोफॉल। और कल आफ्टरनून होते होते मौसम में बेहतरी आने के चांसेस हैं। और उसके बाद लगभग 27 मार्च तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और फिर जो लास्ट के 2-3 दिन है इसमें भी वेदर जो है थोड़ा सा अबरालूद रह सकता है वेदर, और बारिशें पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांस हैं। तो कुल मिला के लगभग कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वेदर खराब रह सकता है। देखो ऑलरेडी जो एडवाइजरी है काफ़ी दिन पहले हमने शेयर किया है फार्मर्स के साथ कि वो किसी भी किस्म के अद्वियात हों या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो या मैन्यूअर एप्लीकेशन हो या फील्ड प्रिपरेशन हो, वो फिलहाल सस्पेंड कर सकते हैं 21 और 22 को, और 23 के बाद जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी फसल कटाई खासकर जो मस्टर्ड का होता है वो फिलहाल उसको डिले कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर से जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। श्रीनगर SKICC में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और कहा कि इंतजामिया जंगल को महफूज रखते हुए जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा रही है। कश्मीर में श्रीनगर में SKIC सेंटर में एक इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर एक छोटा सा आयोजन किया। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के अवसर पर इसमें तमाम लोगों ने, NGOs ने, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, बच्चों ने शमूलियत की। आज के दिन इस समारोह का जो उद्देश्य है वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, फॉरेन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के संदेश को घर घर, बच्चे बच्चे तक ले जाना। और उसी दिशा में जो ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, देश विदेश हर जगह पर जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारा यूटी का लगभग 54% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड से आच्छादित है। हमारे यहाँ पर अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें, पिछले 4-6-8 सालों में हमने उसमें बहुत बढ़ोतरी की है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 47% जो रिजर्व फॉरेस्ट है या 54% जो आपका कवर्ड एरिया है हमारा अंडर द वेजिटेशन कवर, उसको बढ़ा के नेशनल जो टारगेट है लगभग 1-2 वहाँ तक ले जाए। आज भी नेशनल एवरेज जो है 24%, उनसे हम बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट के साथ लोगों को जोड़े। फॉरेस्ट है तो हम हैं, हम हैं तो फॉरेस्ट हैं। सो फॉरेस्ट के साथ रोजगार, फॉरेस्ट फॉर पीपल, फॉरेस्ट फॉर वाटर, वाटर फॉर फॉरेस्ट, हम लोगों के बीच में रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए आज की तारीख में अगर देखें तो फॉरेस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर चैलेंज 2 है। नंबर 1 तो क्लाइमेट चेंज का, बिकॉज बहुत सारी जगहों पर जो डेवलपमेंट होता है सो हम डाइवर्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को। सो जहाँ पर डाइवर्जन हो, हमें ये देखना है कि डाइवर्शन ठीक तरीके से हो, जिससे कि हमें क्लाइमेट के ऊपर, हमें भूस्खलन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। और जितना हम डाइवर्ट कर रहे हैं उसको कानूनन करें, और कानूनन करने के बाद में जो एफॉरेस्टेशन करें वो करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट का। सो पिछले लगभग 1 साल में हमने इसमें बहुत तेज़ी से फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजिटाइज करके, डिमार्केट करके फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड है तैयार किया है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल फॉरेस्ट क्या है, उसके प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। आलमी यौम जंगलात के मौके पर जनूबी जिला शोपियां में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवामी सतह पर आगही और शोर बेदारी करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस दौरान कई जगहों पर हज़ारों पौधे लगाने के साथ साथ तलबा को जंगलात के बारे में जानकारी देने और सैर के लिए रवाना किया गया।